Welcome dear students in AC Bridges. Today we are going to discuss measurement of frequency. After completing this topic, you will be able to describe Wiens bridge. You will be able to recall the applications of Wiens bridge. You will be able to recall the limitations of Wiens bridge. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका विंस ब्रिज एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है, या फिर इस पे एक बेस्ड आपको सर्किट दिया जा सकता है जिसमें आपको सेकेंड आर्म, थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म के पैरामीटर्स होंगे और आपको फर्स्ट आर्म के अननोन वैल्यूज आपको निकालना, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना हो सकता है। तो बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ एसी ब्रिजेस डिस्कस कर रहे थे कि आप किस पैरामीटर को मेजर करने के लिए आप कौन सा एसी ब्रिज यूज करते हो, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो विंस ब्रिज है वो आपके फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज करता है। और मैंने यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जो W होता है वो समहाउ सिमिलर होता है आपके ओमेगा से, है ना। तो इसलिए उससे आप ये रिलेट कर सकते हो कि अगर आपने W को ओमेगा के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करते हुए लिखते हैं तो विंस ब्रिज जो होगा वो ऑलवेज फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आपका विंस ब्रिज कैसे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करता है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लर्निंग आउटकम, दैट इज विंस ब्रिज। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे बात करें विंस ब्रिज की, जहाँ पे अब देखें तो अगर हमारे फर्स्ट आर्म में जो हमारा R1 और C1 है वो वैल्यू है, जो सेकंड आर्म में आपका R2 C2 पैरेलल में कनेक्टेड है, और R3 और R4 सिंगल जो इम्पोर्टेंस है वो आपके थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पे बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो विंस ब्रिज है वो आपके फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए सबसे पहले तो कंडीशन वही है, क्योंकि ये भी आपका एसी ब्रिज है तो यहाँ पे भी इसके बैलेंस होने की कंडीशन यही है कि अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो डिटेक्टर से करंट 0 पास होगा, और डिटेक्टर से अगर करंट 0 पास होगा तो हमारा जो क्रॉस आर्म प्रोडक्ट ऑफ द इम्पिडेंसेस है वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर से जो Z1 Z2 और Z3 Z4 है उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम वहां से अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो जो Z1 है Z4 से मल्टीप्लाई होगा, जो Z2 है Z3 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो Z1 है वो R1 और C1 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 इंटू Z4। Z4 जो है वो आपका यहाँ पे R4 है, दैट इज इक्वल टू Z2। Z2 यहाँ पे R2 और C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम लिख सकते हैं R2 अपॉन J ओमेगा C2 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2 इंटू R3। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो इसको उसके पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी भी ये आपका R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 रहने देते हैं, इसके साथ R4 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे और लिख सकते हैं R2 अपॉन J ओमेगा C2 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा R2 C2 अपॉन J ओमेगा C2 इंटू R3, जहां पे J ओमेगा C2 से कैंसल आउट होगा, तो फाइनली हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा R1 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C1 इंटू R4 इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं R2 R3 अपॉन 1 प्लस J ओमेगा R2 C2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है इसे। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, हम इधर भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस J ओमेगा R1 C1
अपॉन जे ओमेगा C1 into R4 is equal to R2 R3 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा R2 C2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास वैल्यू। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा वो होगा 1 प्लस जे ओमेगा R1 C1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो राइट साइड में डिनोमिनेटर है वो इस साइड न्यूमरेटर बनेगा, उसे लिखेंगे 1 प्लस जे ओमेगा R2 C2 इंटू R4 इज इक्वल टू जे ओमेगा C1 को अगर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा जे ओमेगा R2 R3 C1। ठीक है। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में फिर R4 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली अब यहाँ पे देखें तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 जे ओमेगा R2 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो जे ओमेगा R2 C2, देन जे ओमेगा R1 C1 जब आपके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जे ओमेगा R1 C1, देन जे ओमेगा R1 C1 जे ओमेगा R2 C2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2 इंटू R4 इज इक्वल टू जे ओमेगा R2 R3 C1। ठीक है। अब अगर इसे फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो R4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R4 प्लस जे ओमेगा R1 R4 C1 प्लस जे ओमेगा R2 R4 C2 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R2 R4 C1 C2 इज इक्वल टू जे ओमेगा R2 R3 C1। ठीक है। तो अब अगर इस कंडीशन में देखें तो रियल टर्म को रियल टर्म के साथ और इमेजिनरी टर्म को इमेजिनरी टर्म के साथ इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड imaginary terms both sides we get। तो राइट साइड में जो रियल टर्म है वो कौन कौन सा है, R4 माइनस ओमेगा स्क्वायर R1 R2 R4 C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब दोनों में चूंकि R1 R4 जो हमारा वो कॉमन है तो ऐसे भी लिखे कि अगर हम इसको इक्वलिटी ऐसा कर दें कि लिख सकते हैं ना ओमेगा स्क्वायर R1 R2 R4 C1 C2 इज इक्वल टू R4, है ना। तो इस कंडीशन में देखो तो दोनों साइड R4 R4 है तो ये कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा क्या, ओमेगा स्क्वायर R1 R2 C1 C2 इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 C1 C2। तो इसलिए हम यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 1 अपॉन रूट अंडर R1 R2 C1 C2, ये होगा रेडियन पर सेकंड में। ये तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई f होता है। तो वहां से अगर हम f का वैल्यू निकालना चाहें सिंपल फ्रीक्वेंसी f तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर R1 R2 C1, और ये जो आएगा वो हमें मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका विंस ब्रिज है, विंस ब्रिज आप फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं और वो सिर्फ आपके रियल टर्म को इक्वेट करने से ही आपको आपका फ्रीक्वेंसी मिल जा रहा है।
है ना। अब अगर हमने इमेजिनरी टर्म को अगर इक्वल किया तो देखते क्या मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखें तो लेफ्ट साइड में दोनों ही टर्म में चूंकि जे ओमेगा को कॉमन करके अगर हम दूसरी साइड से कट कर देते हैं तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, R1 R4 C1 प्लस R2 R4 C2 इज इक्वल टू R2 R3 C1। ठीक है, तो अब देखें तो दोनों ही टर्म में चूंकि आपका R4 कॉमन हो रहा है, हम यहां से क्या कर सकते हैं, R4 अगर हम कॉमन करते हैं तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा R1 C1 प्लस R2 C2 इज इक्वल टू R2 R3 C1। ठीक है, तो हम इस बार क्या कर रहे हैं कि R4 को दूसरी साइड भेज रहे हैं और R2 C1 को दूसरी साइड भेज रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, R4 को हम इक्वलिटी के दूसरी साइड भेज रहे हैं और जो R2 और C1 है उसको इक्वलिटी के इस साइड हम ला रहे हैं। तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं सिंपली ना, R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 C1 प्लस R2 C2 अपॉन R2 C1। ठीक है, फाइनली हम इसे लिख सकते हैं R1 C1 अपॉन R2 C1 प्लस R2 C2 अपॉन R2 C1। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे C1 और C1 कैंसिल आउट, दूसरे टर्म में R2 एंड R2 कैंसिल आउट होगा। तो यहां से एक और रिलेशन हमें मिल सकता है कि R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 प्लस C2 अपॉन C1। यहां पे एक हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये डिस्कस कर सकते हैं कि सपोज जो आपका R1 है वो इक्वल है R2 के, और सपोज इसे हम R मान रहे हैं, एंड जो आपका C1 है वो इक्वल है C2 के, और जिसे हम कैपिटल C से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए तो हमें एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी मिला था उससे हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाला था 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर R1 R2 C1 C2। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखें तो अगर ऊपर वाले वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर R1 एंड R2 दोनों ही R के बराबर हैं, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं R स्क्वायर। C1 और C2 दोनों C के बराबर हैं, तो इसके लिए लिख सकते हैं C स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई RC। ठीक है, तो अब अगर चाहें तो यहां से हम कैपिटल C का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई RF। ठीक है, और इसलिए आपको याद हो जब हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से पैरामीटर आप किस किस ब्रिज से निकालोगे, तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था जो आपका विंस ब्रिज होता है वो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस कर सकता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो यहाँ से प्रूफ होता है। साथ ही साथ अगर इसको हम सेकेंड जो अपना रिलेशन मिला है अगर उसमें पुट करते हैं, जैसे हमें जो मिला है वो मिला है R3 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 प्लस C2 अपॉन C1। तो यहाँ पे अगर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R है तो ये हो जाएगा 1, और C1 इज इक्वल टू C2 प्लस C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C है, तो ये भी हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो R3 और R4 का जो रेशियो मिलेगा वो हमें मिलेगा। So students, we have achieved our first learning outcome, that is Wien's bridge for the measurement of frequency, and I hope that you have understood it very well. अब स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने सेकेंड लर्निंग आउटकम की, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ विंस ब्रिज। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ विंस ब्रिज अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ विंस ब्रिज में सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये कि दिस ब्रिज सर्किट is used for measurement of
अननोन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, unknown value of capacitance can be determined। ठीक है, तो फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम यहां से कैपेसिटेंस का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, और ये हमने लास्ट लर्निंग आउटकम में देखा भी था। ठीक है, तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके विंस ब्रिज के, या फिर इसको आप एडवांटेजेस ऑफ विंस ब्रिज भी कह सकते हैं। So students, we have achieved our second learning outcome, that is applications of Wiens bridge, and I hope that you have understood it very well. Students, अब अपने थर्ड लर्निंग आउटकम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ विंस ब्रिज। अब अगर अपने विंस ब्रिज की लिमिटेशंस की बात करते हैं या फिर उसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो यहाँ पे जो मेन जो इसका डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है वो ये है कि इफ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट in supply voltage, the bridge will not be balanced। ठीक है, hence it is suitable for fundamental frequencies only। And not for हार्मोनिक्स। ठीक है, यानी कि अगर जिस भी वोल्टेज सोर्स में आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसमें कोई भी हार्मोनिक कंटेंट्स नहीं है, तो ही ये उस जो ब्रिज होगा विंस ब्रिज का वो बैलेंस्ड होगा, और उस टाइम पे ही ये आपका सिर्फ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मेजर कर सकता है। अगर आप जो भी आप सप्लाई दे रहे हो, अगर उसमें कुछ भी हार्मोनिक्स हैं, तो सबसे पहले तो आपका ब्रिज बैलेंस होगा नहीं, और ब्रिज बैलेंस होगा नहीं तो वो आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं कर सकता। तो ये आपका सबसे बड़ा लिमिटेशन बनता है अगर आप विंस ब्रिज को यूज करते हैं। So students, we have achieved our third learning outcome, that is limitations of Wiens bridge, and I hope that you have understood it very well. So students, at the end of this topic, I hope that you have achieved the following learning outcome, and now you are able to describe the Wiens bridge, जिसमें बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि आपका विंस ब्रिज होता कैसे है और उसके बैलेंस कंडीशन से आप कैसे फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस वैल्यू अगर इक्वल है तो आप कैसे नोन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से अननोन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आप मेजर कर सकते हो। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द एप्लीकेशंस ऑफ विंस ब्रिज, जिसमें विंस ब्रिज के हमने कुछ एप्लीकेशंस या एडवांटेज डिस्कस करे। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल द लिमिटेशंस ऑफ विंस ब्रिज, जिसमें विंस ब्रिज के हमने कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करे।